नई दिल्ली में G20 लीडर समिट अब पूरा हो गया है और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर साइन हुए MOUs को। एक कोशिश की जा रही है कि जिस तरह चीन ने अपने डेट ट्रैप में पूरी दुनिया को डाला है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए, और उसमें वो अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, पॉलिटिकल पावर, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उसकी महारत है, उसको काउंटर करने के लिए बाकी देश अब एक साथ आते नज़र आ रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हो जो हिंदुस्तान से यूरोप तक के एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाए। इसमें शिपिंग लाइंस हैं, इसमें पोर्ट्स हैं, इसमें रेलवे लाइंस के प्रस्ताव हैं और खूब सारा कोऑर्डिनेशन जो हमें इसको एग्जीक्यूट करने में लगेगा। ये फ़िलहाल MOU फेज़ में है। एग्जैक्ट अलाइनमेंट कॉरिडोर का क्या होगा, इसकी फंडिंग और बाकी मॉडलिटीज़ क्या होंगी, ये अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जितनी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पे हमने इस कॉरिडोर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार किया है हमारे साथी गौरव ने और इंडिया टुडे टीवी के अंकित कुमार ने मिल करके। तो हम इन मैप्स और ग्राफिक्स के ज़रिए आपको एक आइडिया देना चाहते हैं इस वीडियो में कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर अभी जो कल्पना में है वो वास्तव में नज़र कैसा आएगा और इसके क्या क्या मकसद हैं, कहाँ से गुजरेगा। शुक्रिया गौरव हमें टाइम देने के लिए। हम चाह रहे हैं कि एक बेसिक आइडिया तो हम हमारे मैप को देखकर दर्शक लगा ही पा रहे हैं। मुंबई या गुजरात है, उसके बाद आप UAE और सऊदी अरब होते हुए यूरोप तक जा रहे हैं। इसमें अभी जितनी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, किस तरह से कहाँ शिपिंग लेन्स होंगी, कहाँ रेलवे लाइंस होंगी, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? निखिल, जो सबसे बड़ी बात है या कि ये जो हमारा मैप है ये मुंबई और ये मुंद्रा एयरपोर्ट है। यहाँ से हम शिप से जाएंगे पहले UAE में, फिर UAE के बाद ये सऊदी अरब में ट्रेन की लाइन है, यहाँ रेल का रास्ता है और उसके बाद जो है यहाँ से जॉर्डन पड़ेगा, फिर इजराइल पड़ेगा और इसके बाद जो है वो हम ग्रीस तक पहुँचेंगे और ग्रीस के बाद जो है वो ग्रीस को कहा जाता है यूरोप का दरवाज़ा, तो हम फिर यूरोप में दाखिल हो जाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट है जो बनाया गया है। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जो इंडिया को जोड़ता है खाड़ी देशों से और दूसरा है जो खाड़ी देशों को जोड़ता है यूरोप से। ये एक उसका जनरल अलाइनमेंट आपको नज़र आ रहा है। स्पेसिफिकली हम किन पोर्ट्स की और किन जगहों की बात कर रहे हैं ये हमारे अगले ग्राफिक में आप देख सकते हैं। ये मुंबई है, जो ईस्टर्न कॉरिडोर जो आपको गौरव बता रहे थे ये इलाका है और जो नॉर्दर्न कॉरिडोर है ये है। आप पहले मुंबई से चलेंगे, मुंबई में JNPT है, या गुजरात में आपके पास बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, मुंद्रा है, कांडला है, आपके कई सारे अच्छे पोर्ट्स गुजरात में हैं, ज़्यादा बर्थिंग जो ले सकते हैं। और समंदर के रास्ते फिर आप पहले दुबई पहुँचेंगे, जेलेब अली, और वहाँ से फिर ये ट्रांसशिपमेंट यहाँ से शुरू होगी। यहाँ जहाज़ से माल उतार करके या जो कंटेनर्स, जो बॉक्सेस होते हैं लंबे लंबे, TU जिनको बोलते हैं 20 फुट इक्विवेलेंट, आपके जो कंटेनर्स हैं वो उतर के रेलगाड़ी पे चढ़ेंगे और वो मालगाड़ी फिर इस तरह चलते हुए इन शहरों से होते हुए रियाद होते हुए, ये रेलवे लाइन प्रपोज्ड है। कुछ रेलवे लाइंस एग्जिस्टिंग हैं, पोर्ट्स जितने आप देख रहे हैं ये आज के डेट में है। रेलवे लाइन बनाना प्रस्तावित है और इस आशय की खबरें हैं कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस रेलवे लाइन के ही केस में होगा कि हो सकता है कि इंडियन एक्सपर्टीज़ जो है रेलवे लाइंस को बनाने में, उनको मैन करने में, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हो। और फिर आप आगे जाएंगे जॉर्डन होते हुए हाइफा आप जो हमारे दर्शक नियमित रूप से ललन टॉप देख रहे हैं वो याद करेंगे कि अडानी लेड एक कंसोर्शियम है, कई कंपनीज का एक समूह है जिनका नेतृत्व अडानी कर रहा है और हाइफा का जो मेन पोर्ट है अब वो उनके नियंत्रण में है, उन्होंने वो उससे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वहाँ से लेकर के फिर दोबारा मालगाड़ी से सामान जहाज़ पे लदेगा और जहाज़ फिर आपके ग्रीस पहुँचेंगे। एक ऑप्शन आपके पास में फ्रांस जाने का भी होगा। इन दोनों देशों से आपके टाइप्स चल रहे हैं, इटली से भी बातचीत चल रही है MOU में। ग्रीस को भी लेके गौरव इस तरह की खबर थी कि शायद वहाँ भी इंडियन कंपनीज अभी कांटेक्ट कर रही हैं या भारत की ओर से इस तरह का फीलर्स वहाँ दिए गए हैं कि इस ऐसी कोई जानकारी है? बिल्कुल, ग्रीस से बात चल रही है और हो सकता है कि इंडियन कंपनी वहाँ पे पोर्ट का काम करें और उनके जिम्मे जो है वहाँ के पोर्ट आए जो है। जब बनेगा तब कोई यही रास्ता पिछले ही मैप का एक रफ्तार के साथ में। ये सारी कवायद जो हो रही है इसकी प्रेरणा जहाँ से आई है और जिस आइडिया को काउंटर करने के लिए ये तैयारी की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना के किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके इर्द गिर्द जो फाइनेंशियल मॉडल उन्होंने खड़ा किया है, जो डेट ट्रैप्स डाले हैं,
उससे लोगों को प्रॉब्लम है, जो एक चाइनीज हेजेमनी में तब्दील होता जा रहा है। इसीलिए बाकी सारे देश अब साथ आकर के कोशिश कर रहे हैं। आप BRI का स्कोप क्या है और वो किस लेवल की कनेक्टिविटी ऑफर कर रहे हैं, ये आप अगले ग्राफिक में देखेंगे। तो निखिल, ये जो चीन का जो है ये वन बेल्ट वन रोड है, और इसमें रोड रूट है, और मेरी टाइम यानी समंदर के रास्ते भी है, और कई छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ भी इनकी कनेक्टिविटी है। तो आप ये पूरा मैप देख रहे हैं कि कैसे जो है चाइना जो है वो पूरे दुनिया में पहुँच रहा है इस वन बेल्ट वन रोड। वो यूरोप पहले ही पहुँच रहा है हमसे पहले, और ये समंदर के रास्ते जो है उसने हमें इंडिया को कैसे घेर रखा है। ये ढाका है, श्रीलंका है, ग्वादर का पोर्ट है उनके हाथ में, और किस तरह से इंडिया को चारों तरफ से उन्होंने एक तरह से घेर रखा है, और इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलें थी। तो ये जो इनिशिएटिव है वहाँ पे मदद करेगा। एक और बात मैं बताऊँ निखिल की, पहले क्या होता था, हम ये वाला रूट लेते थे, यहाँ से समंदर के रास्ते जाते थे, और यहाँ से होके अदन की खाड़ी से स्वेज नहर से जाते हुए हम पहुँचते थे यूरोप में। तो इस रास्ते में, और ये जो नया रास्ता है इसमें करीब कहा जा रहा है कि 40% जो है तेज़ी से हमारा माल पहुंचेगा। तो कोई भी जब बिजनेस होता है तो उसमें सबसे ज़रूरी होती है कि आपका माल कितना सस्ता है और कितना जल्दी पहुंचता है। तो ये जो सस्ता है उसमें तो चीन अभी हमसे काफ़ी आगे है, और जल्दी पहुंचने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो है हमारा माल जल्दी पहुंचे जाए। ठीक है। और जैसे ये मैप, इस मैप में जैसे गौरव बता रहे थे, सबसे मजबूत अगर कोई चीज़ इस BRI को बनाती है तो शिपिंग लेन्स तो हर किसी के लिए खुली हैं, जो भी जाना चाहे। अभी वैसी दिक्कत नहीं है कि आपके शिप्स कहीं से ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो उनका लैंड बॉर्डर से होते हुए उन्होंने रेलवे लाइन निकाली है। आप चीन से सीधी रेलवे लाइन्स यूरोप तक के हैं, बीच में ब्रेक ऑफ गेज है, लेकिन वो उसको एड्रेस कर रहे हैं। आज ये पॉसिबल है कि एक कंटेनर रेलवे लाइन के ज़रिए एक मालगाड़ी पे चढ़ा तो वो यूरोप पहुंचता है ज़मीन के रास्ते होते हुए। और फिर उन्होंने जिस तरह से रोड्स फंड की हैं, POK से होते हुए उन्होंने CPEC निकाल दिया है, टनलिंग जितनी उन्होंने पाकिस्तान में की है, और बाकी जगह जो बड़े पोर्ट्स बनाए हैं। तो अभी BRI ने वो बेंचमार्क बनाया है कि अगर आप रीजनल कनेक्टिविटी चाहते हैं और आप अगर सप्लाई चेन को मजबूत करना किसी मकसद से, या आगे बढ़ने के मकसद से, या किसी को काउंटर करने के मकसद से, तो उन्होंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस सेट की हैं जो इस नए कॉरिडोर के लिए जो MOUs हुए हैं उनको काफ़ी बड़ा टास्क अभी गौरव हमें वैसे ये भी देखना है कि हम जिन अपने कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, जिन हिंदुस्तान के साथ जो बाकी सारे देश आए हैं, वो इसको फंड कैसे करेंगे और वो अलाइनमेंट कैसे देखेंगे। अभी ये सारी जानकारी सामने आनी बाकी है। निखिल, दो बातें हैं। एक, इटली की जो प्रधानमंत्री G20 में आई थी इंडिया, उन्होंने चीन के जो प्रीमियर हैं ली, उनसे बात की है, और उनका कहना है कि अब हम BRI में जो चीन का है उसका हिस्सा हम रहेंगे नहीं जो है, क्योंकि यूरोप के जो देश हैं उनको अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने हैं, वो उनसे ज़्यादा करीब हैं, उनका हमेशा साथ देते आए हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि अगर यूरोप के देश हटते हैं BRI से, और इंडिया को क्या उसका फ़ायदा मिल सकता है जो है। और जो आप दूसरी बात कह रहे थे कि जो माल यहाँ से जाएगा और उधर से आएगा भी जो है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही फायदा होने वाला है, यूरोप में भी जो माल बनेगा वो ज़्यादा तेज़ी से हमारी तक पहुंचेगा जो है। और हम बस इसमें अभी कुछ चीज़ें ये एड्रेस, जैसे एक तो अलाइनमेंट हुआ, दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम जो स्केप्टिक्स हैं वो ये फ्लैग कर रहे हैं कि अभी इसमें ट्रांसशिपमेंट 2 बार है। अगर आपको यूरोप सीधे भेजना है तो 2 बार ऐसा, और एक बार मुंबई में ट्रेन से माल उतरा और जहाज़ पे लदा, फिर उसके बाद वो जब मिडल ईस्ट गया तब वो जहाज़ से ट्रेन पे लदा, फिर जब वो इजराइल गया तब वो ट्रेन से फिर जहाज़ पे लदा, और फिर एक जहाज़ का रास्ता करके फिर यूरोप में वो आगे जाएगा। लेकिन आई एम श्योर इन चीज़ों को जो एक्सपर्ट्स इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उन्होंने अकाउंट में लिया होगा, और वो इसके सॉल्यूशंस की तरफ भी ध्यान देंगे ही जब ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जाता है। निखिल, एक चीज़ और दिलचस्प है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से उसके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और हमारे भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं उससे। दूसरा जो ये है जॉर्डन है, जॉर्डन और इजराइल ये दोनों पड़ोसी और इनकी बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने कहा है तो ये सारे जो है सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल ये सारे इस प्रोजेक्ट में आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किसी भी काम के लिए सबसे ज़रूरी होता है पैसा जो है। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी खड़ा होगा जब पैसा आएगा। तो अब अमेरिका ने जनवरी में जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हुई थी, वहाँ ये प्लानिंग हुई कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड की काट में कुछ होना चाहिए।
तो तब उसने ये आकार लिया। और अब अगली जो G7 की समिट है वो कहाँ होने वाली है? इटली में, जो चीन से दूरी बना रहा है, उनको बता रहा है कि भाई अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना जल्दी शुरू होता है, कितना जल्दी इसमें पैसा लगता है, और तभी कुछ होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, मतलब मैं वही कह रहा था कि BRI को 10 साल हो गए हैं, सारे प्रोजेक्ट्स चीन भी BRI के पूरे कर नहीं पाया है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स उन्होंने ज़रूर पूरे किए हैं जिसका फ़ायदा उन्हें तो हो रहा है, जिनके साथ उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए वो नहीं हुए। लेकिन ऐसा ज़ीरो सम गेम इस प्रोजेक्ट में नहीं देखा जा रहा है। जो ये इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें जितने पार्टनर देश हैं मान के चल रहे हैं कि जितने देश हिस्सा लेंगे उन सबको फ़ायदा होगा। तो इस मंशा के साथ में इस प्रोजेक्ट को, इस पे MOU किया गया है। अब देखते हैं कि इसको लेकर के स्पेसिफिक्स, जैसे गौरव जी कह रहे थे कि हमको फंडिंग अभी देखनी है, हमको एग्जैक्ट अलाइनमेंट देखना है कि ये कहाँ से जाएगा। जो अलाइनमेंट है उसमें बहुत सारी डेमोक्रेसीज आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, इजराइल है, जॉर्डन भी है, और आगे आप देखेंगे इटली है, ग्रीस एक डेमोक्रेसी है, फ्रांस अगर जाता है तो वो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसीज में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है आपको कोई भी चीज़ करने के लिए, आपको कोई प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है, या आपको उतने पैसे लगाने हैं कि नहीं, क्योंकि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे अपेक्षा ये रहती है कि उनको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बताना पड़ता है कि ये टैक्स पेयर का पैसा आप क्यों किसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे जो सऊदी अरब में रेलवे लाइन डल रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा टाइम लेंगी। हम भी अध्ययन करते रहेंगे, लगातार इस खबर को ट्रैक करते रहेंगे, और जब कोई नई जानकारी सामने आती है तब गौरव आपके लिए इस तरह के मैप्स और ग्राफिक्स भी बनाएंगे और हम दोनों आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए दी ललन टॉप।